सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। एक ही बात रोज रोज बोलना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद उस पर विचार होगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद वो विषय उठाइएगा, उसमें बात करेंगे। बैठ जाइए। हाँ, सब विषय गंभीर होता है। बिहार विधानसभा में जितने से सब अपना सवाल उठाते हैं वो सारे गंभीर होते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मान जाइए, मान जाइए। श्री अजय कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए अजय जी। क्वेश्चन सर आंसर मिला हुआ है। मेरा सप्लीमेंट्री है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की पूरी जिंदगी कृषि पर निर्भर करती है और आज डीएपी की बुआई का काम 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर मुख्य टाइम होता है। आज की तारीख तक 25% ही बुआई हुआ है। पूरक मेरा पूरक इसी से हम बता रहे सर। और डीएपी जो अभी उपलब्ध हो रहा है किसी भी जिला में, मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि अपने अपने सीना पर हाथ रख करके आप बताइए अजय जी। किसी भी सर इतना तो कहिए ना कि जानना चाहता हूं, कुछ तो बोलिए। मैं बस तुरंत में आ रहा हूं बस। अरे पहले वो बोल के बोलिए। डीएपी देखिए सर, आज काला बाजारी 1350 के बदले 2-2 हजार रुपया में डीएपी मिल रही है। सरकार का खुद का जवाब है कि मैं 70% ही डीएपी उपलब्ध करा पा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है 70% का मतलब 30% जो कृषि योग्य हमारा रबी के लिए बुआई के लिए है, सरकार उसके पास में क्या उसके बारे में योजना है? क्या बिहार के किसान को भगवान के भरोसे सरकार छोड़ देगी? माननीय मंत्री कृषि क्या योजना है? माननीय मंत्री कृषि विभाग आप देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसमें मैं थोड़ा सुधार कर देता हूं। जो उत्तर आपको प्राप्त हुआ है वो 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व विभाग के द्वारा जो उत्तर विधानसभा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है उसके आधार पर वो आंकड़ा आपको दिया था मैंने। आज की अद्यतन स्थिति यह है कि डीएपी का जो आवश्यकता है वो 1,75,000 मैट्रिक टन का है और 1,34,939 मैट्रिक टन उपलब्ध हो गया है। आपको जो जानकारी दी गई थी वो 1,22,811 मैट्रिक टन का था। आज की तारीख में ये 1,34,939 मैट्रिक टन हो गया है। इसका मतलब कि 77% उपलब्धता डीएपी की हो गई है, जो आपके जवाब में 70 था आज से 3 दिन पहले। और अगले 1 सप्ताह के अंदर 10,000 मैट्रिक टन और डीएपी बिहार को मिलने वाला है। ये भारत सरकार से हमारी बात हो गई, तो किसी प्रकार की दिक्कत असुविधा किसानों को नहीं होने दी जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सदैव किसानों के हित में काम करते रहे हैं और किसानों की जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हम सब लोग करेंगे। हो गया तो नहीं हो नहीं गया सर। क्वेश्चन का जवाब जो है वो है कि आपको बराबर समानुपातिक रूप से सब जगह हम दे रहे हैं फर्टिलाइजर। तो बांका में आप तो सिर्फ 10% दिए हैं और आप समस्तीपुर में सिर्फ 50% दिए हैं। 77% कहां दिए हैं? सवाल मेरा है कि समानुपातिक जो आप सभी जिला को बराबर देने की बात आप जो किए हैं, तो आप अपना देखिए। बांका में सिर्फ 10% है। तो ये आपका जवाब जो है ये कब तक आप सभी जिला को बराबर दे पाइएगा, ये हमको जानना है। माननीय मंत्री महोदय, बांका जिले में अभी तक 52% सप्लाई कर दिया गया है। कुल अभी भी 1,084 मैट्रिक टन की वहां पर उपलब्धता है बांका जिले में। मैं महीनावार भी रिपोर्ट दे सकता हूं। अक्टूबर में 916 के अगेंस्ट में बांका जिले में 879 मैट्रिक टन गया है और नवंबर के महीने में 1188 मैट्रिक टन के विरुद्ध में ये 175 गया है।
कुल मिला के 1084 मैट्रिक टन गया है, जो 52% है। और समस्तीपुर की चर्चा माननीय सदस्य ने किया है, वहां पे कुल आवश्यकता 6700 मैट्रिक टन का था, उसके अगेंस्ट में अभी तक 5544 मैट्रिक टन मतलब 83% डीएपी उपलब्ध कराया गया है। अक्टूबर के महीने में 3100 के विरुद्ध 2983 मैट्रिक टन और नवंबर के महीने में 3600 के विरुद्ध 2544 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है। नहीं सर अभी बैठिए साहब। समस्तीपुर जिला में मैट्रिक टन जो है 10,000 मैट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी समस्तीपुर जिला में। उसके अगेंस्ट में आप 4,992 मैट्रिक टन आप दिए हैं, जो मेरे को जिला से सूचना जिस दिन मैं क्वेश्चन कर रहा था उस दिन तक जो मुझे दिया था। ये मेरा दूसरा मेरा सवाल है। मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे दूं तो ठीक रहेगा। आपने जो आवश्यकता बताया समस्तीपुर का वो 10,000 मैट्रिक टन नहीं है, जो आवश्यकता है वो 6,700 मैट्रिक टन का है और जो उपलब्धता है वो 5,544 मैट्रिक टन है। ठीक नहीं, आपका हो सकता है कि आपका नहीं मुलाजिम कुछ दे रहा नहीं, आपको दे रहा है नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल इससे है कि आपका कालाबाजारी को रोकने के लिए आपने दिया है 11 प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया, 17 प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति रद्द किया है। मैं जानना चाहता हूं किस किस जिला में आपने ये किया है। दूसरा एक और मैं पूछ करके मैं अपने सवाल को रोक रहा हूं कि सरकार क्या कालाबाजारी को रोकने के लिए अनुश्रवण समिति को सशक्त बना करके अगली कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि कोई भी जिला में डीएम पहले जो बैठक बुलाती थी अब नहीं बुला रहा है। हो गया भाई महोदय, मैंने अपने खंड 2 के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों में जांच दल का गठन कर छापामारी कराया जा रहा है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को उर्वरकों के परिचालन एवं मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु निर्देशित किया गया है। और बाकी आगे जो संख्या में माननीय सदस्य ने बताया 17 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। माननीय सदस्य ने ये जानना चाहा अभी कि किस जिले में कितना हुआ है, तो चूंकि प्रश्न में ये अंकित नहीं था इसलिए मैं लेके नहीं आया हूं। मैं आज ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिएगा। अध्यक्ष जी, बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री को यह मालूम नहीं है कि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो कृषि प्रधान प्रदेश में आप 100% डीएपी की उपलब्धता क्यों नहीं करवाते और समय के साथ क्यों नहीं करवाते? वजह यह है, आप बुनियादी सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ 10%, 50%, 60% सवाल हो गया। भारत सरकार के कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं? बैठिए, ये कोई सवाल नहीं। मैं माननीय नेता, आप अपने दल के विधानमंडल दल के आप माननीय नेता भी हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं माननीय नेता कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय पहले तो खाद का आवंटन नहीं करता है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय करता है, ये जानकारी आप थोड़ा सुधार लें। दूसरा, जैसा आपके पूर्व प्रश्नकर्ता ने भी बताया कि इसकी जरूरत 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किसानों को होती है। मतलब डीएपी की जितनी आवश्यकता आज है उतनी पूरी उपलब्धता आज ही हो जाए ये जरूरी नहीं, हमको 15 दिसंबर तक किसानों को उपलब्ध कराना है। और मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि जितने खाद की जरूरत है उसका लगभग 77-78% हम उपलब्ध करा चुके हैं। मैंने ये भी बताया कि अगले एक सप्ताह के अंदर 10,000 मैट्रिक टन आपके पास और आ जाने वाला है, तो उसके बाद तो और 10% की जरूरत पड़ेगी, तो 15 दिसंबर तक जो किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ेगी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में माननीय नेता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी चिंता से अधिक चिंतित सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह स्वयं इस बात की निगरानी करते रहते हैं और हम सब लोग उनके नेतृत्व में किसानों के हित की पूरी चिंता करते हैं। श्री तारकिशोर प्रसाद, हो गया, इतना विस्तृत जवाब हुआ है, हो गया। आगे 10 मिनट हो गया एक प्रश्न तारकिशोर जी। पूछता हूं, जवाब संलग्न है, उत्तर संलग्न है। नहीं, जवाब संलग्न नहीं है, फिर दूसरा जो प्रश्न है उसका जवाब संलग्न दोनों का है। नहीं, माननीय मंत्री लोक सेवा संविदा विभाग पढ़ दीजिए।
जवाब संलग्न है महोदय। पढ़ दीजिए, आज देखे नहीं होंगे। उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी के मौसम में भूजल स्तर में गिरावट की शिकायत रहती है। विभागीय स्तर पर सभी जिलों के चयनित 5 पंचायत वाटर लेवल निरंतर जांच कर रिकॉर्ड रखी जाती है। इसके आधार पर आवश्यकता अनुसार उन पंचायतों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है एवं IM सेकेंड 2 चापाकलों का युद्ध स्तर पर मरम्मती कराई जाती है। इस वित्तीय वर्ष में लक्षित 6530 चापाकल के 4279 चापाकल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में जल संकट है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो सतही जल है उसका प्रबंधन करके आम लोगों तक जिन्हें जल की जरूरत है पहुंचाने के लिए विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो एक बार जवाब में वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल सही है। उत्तर बिहार में गर्मी के दिनों में और मध्य बिहार में जलस्तर गिरते रहता है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती है और लगातार इसकी जांच की व्यवस्था की जाती है कि हर प्रखंड में 15 दिनों पर हम जलस्तर का चेक करते हैं, उसके अनुरूप उस पर काम भी करते हैं। जहां पानी की आवश्यकता है वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हर घर नल का जल लगाया गया है। जहां नल का जल नहीं है वहां पर हम लोग चापाकल की व्यवस्था करते हैं। जहां चापाकल नहीं है वहां पर हम लोग टैंकर से पानी की व्यवस्था करते हैं। टैंकर के अलावा जहां टैंकर भी नहीं पहुंचता है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां हम लोग वाटर ATM से भी पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, तो विभाग उस पर पूरी तरह मुस्तैद है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तारकिशोर जी दूसरा प्रश्न। तारकिशोर जी दूसरा प्रश्न हो गया महोदय। बढ़िया बढ़िया, आगे चलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी, पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नल जल की बंद योजनाएं थी पंचायती राज के द्वारा उसका संधारण किया जा रहा था, वो सारी जो नल का जल की योजनाएं विभाग को हस्तांतरित कर दी गई। तो अभी पूरे तौर पर जितनी योजनाएं हस्तांतरित की गई है, लगभग 70,000 योजनाएं हस्तांतरित की गई है। उसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पूरक क्या है? पूरक, हाँ नहीं, मैं पूरक पर ही आ रहा हूं। इन्होंने उसको रेगुलेट किया है। जो शेष बची योजनाएं हैं उसकी समय सीमा बतावे कि शेष योजनाएं कब तक वो रेगुलेट करके आम लोगों तक नल का जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी पंचायती राज की योजनाएं थी उसमें गड़बड़ी हुआ करता था, वो खराब हो जाता था। उसको सही रूप से चालू करने के लिए स्थानांतरित किया गया है PHD विभाग को, और विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। लगभग कई जिलों में उसका निविदा कर दिया गया है, निविदा पे काम भी शुरू हुआ है, और कई जिलों में भी निविदा होना बाकी है, प्रक्रियाधीन है। मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर हम लोग सबका निविदा करके और सब पे काम चालू कर देंगे, और वो फिर मेंटेनेंस के रूप में काम चलेगा। अगले 5 साल तक हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचेगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, चलिए ना, पूरा मामला तो साफ हो गया ना, स्पष्ट बोला। 2 महीने में पूरा करेंगे, अब उसके बाद क्या बचता है? अमरेंद्र बाबू पूरक पूछिए। महोदय, उत्तर प्राप्त है और उत्तर संतोषजनक भी है, उत्तर संतोषजनक भी है। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन मैं फिर लेकिन क्या कर रहे हैं? भोजपुर जिले का एक बोलिए पूछ रहे हैं सर। भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के अंतर्गत जो फसल क्षति का जो है उसका ये विवरण प्राप्त हो सकता है क्या माननीय मंत्री? माननीय मंत्री, ठीक, मिल जाएगा। श्री अख्तरुल ईमान, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिया है। खंड 1 को उसने स्वीकार किया है कि आंशिक तौर पर 35 दिन से लेकर 90 दिन तक भूमि विवादों का निष्पादन होना है, दाखिल खारिज का,
और लेकिन इन्होंने खंड 2 में स्वीकार किया है मेरे इस आरोप को कि इनके यहाँ दाखिल खारिज और भूमि विवादों के निपटाने की शरह सिर्फ 15% है। 101 DCLR के यहाँ इनके पेंडिंग केसेस हैं और इनका मामला है कि इनके नियमावली के अनुसार तमाम तर DCLR को 16 कार्य दिवस करना चाहिए सर, लेकिन सिर्फ 11%, सिर्फ 101 में सिर्फ 11 DCLR इनका 16 दिन कोर्ट किया है सर, जिसकी वजह से मेरा साफ मुतालबा है। जानना क्या चाहते हैं? मेरा साफ मुतालबा है कि आज भूमि विवाद से सर पूरे बिहार में जंग चल रहा है सर। एक एक म्यूटेशन में 15 से 20 हजार की रिश्वत हो रही है सर। क्या है प्रश्न? मेरा ये साफ पूछना है कि इनका 15% ही दाखिल खारिज का मामला निपटारा हो रहा है और चूंकि इन्होंने अपने जवाब में मुझे 4 स्थानों पर कहा है कि इनके साथ अधिनियम की, नियम की, कार्रवाई की रिपोर्ट संलग्न नहीं है रिपोर्ट सर, इसलिए पूरे तौर पर मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरक मेरा सिर्फ यह कहना है सर कि दाखिल खारिज के मामले में, परिमार्जिन के मामले में काफी लेट लतीफ मामला हो रहा है। कितने पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई करार किए हैं अब तक और इस मामले को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। दूसरा मामला एक मेरा मामला है सर, उससे ये कि परिमार्जिन 2 इसने निकाला है सर, जमीन से लोगों के रजिस्टर 2 से जमीन गायब हो गई है और नतीजा है कि 35 कार्य दिवस में अगर किसी का केवाला दाखिल खारिज नहीं होता है तो रैयत को जाना पड़ता है DCLR के यहाँ और DCLR के ये विषय नहीं। माननीय मंत्री, ठीक है सर, मंत्री जवाब देना, मैं पूछ लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न के आलोक में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो 15% DCLR का निष्पादन का मैंने कहा है और आज के तिथि में वो करीब करीब 68% हुआ है। बीच में लोकसभा का चुनाव था और हमारे अंचल अधिकारी और DCLR लोकसभा चुनाव में जितने भी नेता का प्रोग्राम होता है, सभा होता है, सब चीज में हमारे CO का ही अख्तरुल भाई हमारे माननीय सदस्य उपयोग करते हैं और CO का जो कार्य है वो राजस्व से ज्यादा प्रशासन में ज्यादा होता है महोदय। तो लोकसभा चुनाव होने के चलते 4 महीना करीब करीब वही अप्रैल, मई, जून इसी के आसपास ये पेंडेंसी ज्यादा आया, लेकिन अब हमने इसको बहुत तेजी में सभी DCLR को और वहां के DM और कमिश्नर को एक पत्र निर्गत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि हमने पत्र निर्गत कर दिया है DM और आयुक्त को कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मामला पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर पेंडेंसी आया था वो हम 2-3 महीने में इसको ज्यादा से ज्यादा निष्पादन करने में सक्षम होंगे। एक दूसरा सवाल उन्होंने किया कि कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, तो मैं तो राजस्व मंत्री इसी के लिए जाना जाता हूं कि कार्रवाई करने में मैं पीछे नहीं रहता हूं। अंचल अधिकारी और समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों के 180 पदाधिकारी के विरुद्ध मैंने कार्रवाई किया। 180, 139 CO का मैंने अभी वेतन रोक दिया है। सुधरो या सुधारेंगे। तो इसलिए माननीय सदस्य एकदम निश्चित रहें। अब आप जवाब दीजिए अपना। अब मुंह मत मेरा खोलवाइए कि विभाग को किसने गड़बड़ाया। अरे माननीय मंत्री जी, इधर देख के जवाब दीजिए। महोदय, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए ना, माननीय सर का जवाब दीजिए, बाकी मत सुनिए। तो एकदम माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए वो मेरा सूची बहुत लंबा है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया, कितने लोगों को मैंने कार्रवाई किया, वेतन रोका, एकदम पूरा होगा। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा महोदय हम करने का काम करेंगे। अरे भाई आप सर जिले के आदमी आप गंभीर मसला सर, एक पूरा तो पूछने दीजिए। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि 30 से 35 दिन में अगर कार्य दिवस में रैयत के खतियान का अगर वहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो DCLR के यहाँ भेजा जा रहा है, रैयत को सूचना नहीं मिल पा रही है।
जो डीसीएलआर के नाम से लोग 15 से 20 हजार रिश्वत दे रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि जिस तरह से परिमार्जिन 2 इन्होंने जारी किया है, एक अवसर बिहार में दिया जाए कि जितने केबाला को इन्होंने अस्वीकृत किया है अंचल स्तर पर, डीसीएलआर के यहाँ भेजा है, अंचल स्तर पर ही उसको दाखिल खारिज 2 के नाम से करे और वो सक्षम पदाधिकारी को खड़ा करके डीसीएलआर से मुक्ति दे उसको। डीसीएलआर के जाने के 50,000 रुपया लग जाता मजदूरों को, रिक्शा चालकों को। सर महोदय, जो पदाधिकारी एक बार किसी अपने अपील का सुनवाई कर लेता है और उसका फैसला दे देता है, फिर उसी पदाधिकारी को हम उसका सुनवाई करने कैसे दे सकते हैं? जब भी करेगा तो कोई अपर। श्री पवन कुमार जायसवाल, उत्तर संलग्न है, एक पूरा पूछिए बस। एक अध्यक्ष महोदय, टाइम हो गया है। डीएम पूर्वी चंपारण ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि ढाका विधानसभा के 2 विद्यालय, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलबड़िया और उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकरी का भवन निर्मित जमीन को सीओ ने दाखिल खारिज करके और जमाबंदी कायम कर दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पर। यह काफी गंभीर मामला है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई करने की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले में संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित कर्मचारी और संबंधित सीआई और क्रेता विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी। भवन बना हुआ हाई स्कूल का है, उसका जमाबंदी कैसे कायम हो सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विभाग का मंत्री बनने में थोड़ा देर हो गया, इसीलिए कार्रवाई में देर हुआ। जवाब दीजिए, हंसिए नहीं। महोदय, मैं जो इससे संबंधित अधिकारी है उस पर मैंने कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और बहुत जल्द वो अपने इस कार्रवाई का जो सजा है वो भुगतने के लिए 1 महीना के अंदर उनको सजा मिल जाएगा। माननीय सदस्य, आप चिंता ना करें। अब तारांकित प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री कृषि विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। आप देखते नहीं, वो तो जाता है आजकल। अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के पास है। कृषि विज्ञान केंद्र लादा सिंगिया समस्तीपुर में 4 दीवारी निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक 735 दिनांक 23/11/24 द्वारा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से 4 दीवारी निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है। ठीक है, अनुरोध हो गया। श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती निशा सिंह, श्री मोहम्मद निहालुद्दीन, पूरक पूछिए। निहाल साहब। हेलो, ये कृपया मंत्री जवाब पढ़ दे, मेरे पास जवाब इसका नहीं है, नहीं आया। माननीय मंत्री निहालुद्दीन साहब का जवाब पढ़ दीजिए। जवाब भेजा गया था अध्यक्ष महोदय। औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड के रफीगंज के पंचायत बौर के ग्राम विशनपुर, प्रेम बिघा, मुजारी, कुटकुरी, महादलित टोला, दन्नई महादलित टोला एवं कोटरबा पंचायत के कोटवारा में, लोहरा बिघा में, पूर्वाही बिघा में हर घर नल का जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया है, जिसकी स्थिति निम्नवार है। पंचायत बौर के ग्राम बिशनपुर वार्ड नंबर 6 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 185 है। उक्त ग्राम में 2 अदद विभागीय चापाकल है जो कार्यरत है। उक्त टोला में हर घर नल का जल योजना है जो आंशिक रूप से चालू है। मरम्मती एवं संपोषण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। पंचायत बौर अंतर्गत प्रेम बिघा वार्ड नंबर 10 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 345 है। विभागीय 2 अदद चापाकल कार्यरत है। प्रेम बिघा में हर घर नल का जल योजना अंतर्गत सिर्फ बोरिंग का कार्य कराया गया है, शेष अवयवों का कार्य नहीं किया गया है। पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत बौर के मुजारी ग्राम वार्ड नंबर 14 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 487 है। बगल के वार्ड से जोड़कर उक्त ग्राम में जलापूर्ति आंशिक रूप से की जा रही है, जिसे पूर्ण
आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत बौर कुटकरी महादली टोला वार्ड नंबर 2 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 724 है। उक्त टोला में विभागीय 2 अदद चापाकल कार्यरत है, जिसे पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत बौर दन्नई महादली टोला वार्ड नंबर 14 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 195 है। उक्त टोला में विभागीय 1 अदद चापाकल है जो कार्यरत है एवं उक्त टोलों में लगभग सभी घरों में निजी चापाकल अवस्थित है। पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों के तहत प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत कोटरवा के ग्राम कोटरवा में लोहरा बिघा वार्ड नंबर 1 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 148 है। उक्त ग्राम में विभागीय 1 अदद चापाकल है जो कार्यरत है। वार्ड नंबर 1 में हर घर नल का जल योजना है, जिससे आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। पंचायत कोटरवा के पूर्वाही बिघा वार्ड नंबर 2 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 140 है। उक्त टोला में पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल का जल निर्माण कार्य कराया गया है। वर्तमान में सीधी जलापूर्ति की जा रही है। उपरोक्त खंड स्पष्ट कर दी गई है। जवाब तो पूरा दे दिया आपका मंत्री जी ने, ये स्वीकार कर लिया आपका प्रश्न भी। मेरे सवाल है दिगर जवाब है दिगर। मैंने पूछा था इनसे कि नल और जल जो आपने ट्रांसफर करवाया है पंचायती राज से पीएचडी को, उसमें अब तक एक भी पंचायत समिति के द्वारा ट्रांसफर किए गए नल जल योजना के तहत उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि मैंने चापाकल का मैंने नहीं पूछा था कि चापाकल कितना आपने करवाया है, कितना चल रहा है और कितना चापाकल से पानी मिल रहा है। मैंने साफ तौर से पूछा है कि इन पंचायतों के इन वार्डों में अब तक के इसमें जल नल योजना से आपूर्ति नहीं की जा रही है। तो क्या मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो ट्रांसफर किए होंगे पूरे हमारे जिला की बात नहीं कर रहे, पूरे बिहार में, इससे पहले भी सवाल उठा था कि पंचायत के जरिया जो ट्रांसफर हुआ है पीएचडी को, उसमें आप कब तक इसको पूरा करा देंगे नल जल योजना कहते हैं? कब तक पीएचडी के द्वारा कब तक? बैठ जाइए। ऐसे माननीय मंत्री ने कहा था कि सबका हम एस्टिमेट बनवा रहे हैं, कब तक वो ठीक है? नहीं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मुझे जवाब देंगे। उन्हीं को कह रहे हैं भाई, आप उन्हीं को कह रहे हैं। मंत्री पूछे कब तक बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इनका सवाल था विस्तार से जवाब दे दिया। जो ये पूरक पूछते मैंने उसका पहले ही जवाब दे दिया कि जहां बंद पड़ा हुआ है, जहां चालू जहां नहीं है, वहां हम लोग चापाकल से पानी पिला रहे हैं। जो पंचायती राज से अभी स्थानांतरण हुआ है वो तमाम योजना, पूरे बिहार का योजना निविदा के प्रक्रिया में है। कई जिलों में निविदा हो चुका है और कई जिलों में निविदा बाकी है, जो अगले 2 महीने में पूरी तरह फाइनल हो जाएगा और गर्मी के दिनों में हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। श्री सूर्यकांत पासवान, पूछता हूं। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। पूरक महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो जवाब आया है महोदय जी, ये पूरक पूरक मेरा यही है, जिस खाता खेसरा की चर्चा की गई है केस में महोदय, उस खाता खेसरा की जमीन है ही नहीं और इस जमीन पर 1992 से हमारे गरीब लोग बसे हुए हैं और पर्चा के लिए वो अधिशेष जमीन है, चलोना महंत की जमीन है और इस पर किसी तरह का कोई केस, जिसका जमीन है ही नहीं हुजूर, केस कैसे वो करेगा? मेरा कहना है जिसकी जांच करा करके माननीय मंत्री महोदय कब तक बास्केट की पर्चा गरीबों को देगी? माननीय मंत्री महोदय, जो विभागीय रिकॉर्ड में है कि टाइटल सूट सब जज न्यायालय बखरी में 119/91 लंबित है और जैसा कि माननीय सदस्य के द्वारा खाता संख्या 137, खेसरा संख्या 1447, 1449, 1464, 1491, 1480 और थाना नंबर 122 राहुल नगर से रामपुर महंत के अधिशेष जमीन पर 1992 से भूमिहीन लोग मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। आपका यही महोदय इनका माननीय सदस्य का सवाल था और इस मामले में टाइटल सूट सब जज बखरी के यहाँ चल रहा है, जो हमारे रिकॉर्ड में।
और जब टाइटल सूट चल रहा है तो उस पर विभाग कोई कार्रवाई अभी पर्चा बांटने में नहीं कर सकती है। तो अगर आपका यह है कि जो गरीब वहां रह रहा है, आप इतना निश्चित रहें कि जब तक टाइटल सूट का कोई फैसला नहीं आता है गरीब को वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा। ये सरकार की प्राथमिकता है कि भूमिहीन परिवार को या तो हम विस्थापित नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो अभियान बसेरा 2 के तहत हम उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे। श्री प्रणव कुमार, हो गया। महोदय महोदय महोदय, सरकार ने उस जमीन पर जल नल योजना चलाई है, बिजली आप दिए हैं, पंचायत से रोड बना हुआ है महोदय, सारा सरकार का पैसा उसमें लगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं महोदय किन लोग टाइटल सूट में गए हैं। जब हम लोग पता करते हैं तो टाइटल जिनका जमीन है वो गए ही नहीं, एक कोई तेसर लोग उस जमीन पर टाइटल में चले गए हैं। इसकी जांच कराने की मांग माननीय मंत्री महोदय से। माननीय सर, जब टाइटल सूट चल रहा है, बताया माननीय मंत्री महोदय ने, तो और ये भी कहा कि जो लोग बसे हुए उनको हटा भी नहीं रहे हैं, तो सवाल कहां खड़ा होता है? पर बसे हुए हैं, ये निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी, कोर्ट करेगा? सर नहीं, वो कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। कोई भूमि माफिया चला जाएगा तो इसका मतलब तो ये दिक्कत कोर्ट होगा। निर्णय करेगा ना, हम कैसे कर सकते हैं? तो आप कैसे कर सकते हैं? सरकार क्या कर रही है? प्रणव ठोस कुमार, पहल तो करे सरकार। प्रणव कुमार, केस करने से आप रोक सकते हैं। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, अरे कैसे कर, कोर्ट में निर्णय तो क्या करेंगे मंत्री? गरीबों के पक्ष में ही सरकार ने बयान दिया, अभी उन गरीबों को रखा जाएगा जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाएगा। और क्या चाहिए? और क्या? नहीं बैठिए, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, वर्णित पूरा पूछिए। वर्णित अध्यक्ष महोदय, वर्णित प्रश्न में जो भी वार्ड में पाइप जलापूर्ति योजना का पाइप त्रुटिपूर्ण है और सड़क के ऊपर पाइप रहने के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त है, अभी तक शिकायत करने के बाद भी क्षतिग्रस्त पाइप को बदला नहीं गया है, सही से भूमिगत नहीं किया गया है, जिसके कारण सभी जगह जल आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। और उसका मुख्य कारण पूरक पूछिए। पूरक ये एक सर, जो पाइप है त्रुटिपूर्ण है, वो कब तक उसको सही से जमीन के अंदर किया जाएगा, क्योंकि जगह जगह क्षतिग्रस्त है। माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य। अध्यक्ष महोदय, मात्र 60 से 70 घर जो जलापूर्ति से बाधित है वहां चापाकल की व्यवस्था की जा रही है और 2 महीने के अंदर सारे टूटे फूटे नल की मरम्मती करके के सही जलापूर्ति की जाएगी। श्रीमती रश्मि वर्मा। अध्यक्ष महोदय, हो गया 2 महीना, अब क्या? क्षतिग्रस्त पाइप को कब ठीक किया जाएगा? तो कर रहे हैं, कहा तो 2 महीने में। रश्मि वर्मा जी। उत्तर अप्राप्त है। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। उत्तर प्राप्त नहीं है महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री नगर विकास, उत्तर पढ़ दीजिए। स्वीकारात्मक है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नरकटियागंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में नगर परिषद नरकटियागंज कार्यालय के सामने अस्थायी तौर पर टेम्पू एवं टैक्सी स्टैंड का संचालन कराया जाता है। अंचल अधिकारी नरकटियागंज को टेम्पू एवं टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नरकटियागंज को पत्रांक 1943 के दिनांक 5/11/2024 को पत्र प्रेषित किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर सुगम आवागमन हेतु टेम्पो स्टैंड का निर्माण कराया जा पाएगा। कि महोदय वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था आती आवश्यकता है कि आवश्यक है। मैंने मंत्री ध्यान रखिए जो कहा उन्होंने जी। और ये कब तक महोदय, कब तक ये हो जाएगा? कब तक? रोज वहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जमीन जब उपलब्ध होते ही उस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री गोपाल रविदास। कोई एक कुछ हो, 1 हफ्ता 10 दिन रोज वहाँ चोट चपेट और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर रहे हैं, आम पब्लिक मर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट इस पर कार्रवाई। माननीय मंत्री ने कहा कि जमीन की उपलब्धता के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जमीन तो बहुत उपलब्ध है। जमीन उपलब्ध देखवा लीजिए मंत्री जी। मंत्री जी देखवा लेंगे उसको। इमीडिएट उसको देखवा लिया। ठीक। श्री गोपाल रविदास। पूछता हूँ। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए गोपाल जी। मैंने मेरा कहना है कि मेरा कहना नहीं, पूरक पूछिए। कि लगातार शिकायतें आ रही है और 3000 जो है जनता पानी से प्रभावित है, उसके बावजूद सरकार कह रही है कि स्वीकृति कराएंगे और फिर देखेंगे, तब फंड की उपलब्धता कराएंगे। तब तो आदमी मरिए जाएगा।
पूरक क्या है आपका? मेरा कहना है कि माननीय फिर मंत्री कहना है, जी पूछना है। क्या बताना चाहेंगे? पूछिए। कब हाँ। तक उसको पूरा करेंगे? हाँ, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा, उत्तर में बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान में जो और भी बगल के बोरिंग है वो इंटरकनेक्टेड है और उसके माध्यम से पानी की उपलब्धता हो रही है। जहां तक उसकी प्राकलन तैयार करा लिया गया है, सशक्त समिति जैसे ही उसको पास करती है उस पर हम लोग राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें नहीं जा रहा है महोदय, 6 महीना के बारे में 2 बरस से है, अगल बगल कनेक्ट नहीं जा रहा है, बल्कि पर ये पूरा पटना नगर निगम का जहां तहां पूरी सूचना है, प्राप्त है, देखे भी हैं, कई जगह रिसाव हो रहा है, पूरे इसी से है। तो हम कहना चाहेंगे कि संपूर्णता में पटना नगर निगम के सर्वे करा कर क्या जलापूर्ति व्यवस्था को ठीक करना चाहेंगे? माननीय मंत्री नगर विकास। जलापूर्ति के लिए हर सेगमेंट में जो नेटवर्किंग है उसको दुरुस्त करने के लिए नल जल योजना से हम लोगों ने काम किया है और जितने भी बड़े बोरिंग हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया गया है ताकि कोई एक बोरिंग भी अगर फेल होता है तो दूसरे बोरिंग से वैकल्पिक पानी उनको मिलता रहे। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि ऑलरेडी जो नए बोरिंग का उन्होंने सुझाव दिया है उसका भी हम लोगों ने एस्टिमेट बना हुआ है, जैसे ही सशक्त समिति पास करेगी उसको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पटना में जहां तक उन्होंने कहा कि जब जलापूर्ति के संबंध में तो ऑलरेडी करीब 90 बोरिंग ऐसे हैं जो पूरे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और उसके नेटवर्किंग पर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन का भी विस्तार चल रहा है और जहां भी ऐसी समस्या आती है उसके नए पाइपलाइन के विस्तार का काम हम लोग कर रहे हैं। गरीबों को टोला में कोई अफसर लोग जाते हैं 6 महीना के बारे में 2 बरस से है ऐसा, हम टू द पॉइंट करने के 32 नंबर वार्ड का वो ठीक करना चाहेंगे कि नहीं, कब तक करेंगे इसको क्या जाना? क्या बोल रहे हैं आप? वार्ड नंबर 32 में पानी नहीं जा रहा, बताइए भाई माननीय मंत्री। उसी का जवाब दे रहे हैं माननीय सभापति जी। मैं जो 32 नंबर वार्ड के ही चर्चा इतने देर से हो रही है उसी में आपस में कनेक्टेड है। मैं बता रहा हूँ जे सेक्टर डिफेंस कॉलोनी और उसके अलावा जो जे सेक्टर का और एक डिफेंस कॉलोनी, दोनों में से जो बोरिंग है फिर भी माननीय सदस्य कर रहे हैं तो मैं फिर से आज उनको लिखित हमको बताइए किन इलाकों में हम उसको फिर से देखवा। बैठ जाइए आप बैठ जाइए। मोहम्मद अफाक आलम ठीक पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए अफाक साहब। पूरक पूछिए अफाक साहब, उत्तर संलग्न है। पूरक ये है सर कि 12 और 13 नंबर वार्ड में रेंट फिक्सेशन नहीं हुआ है और रेंट फिक्सेशन हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को काफ़ी आसानी मिल जाएगी और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि रेंट पूरक क्या हो जाएगा। पूरक सवाल यही है कि रेंट फिक्सेशन किया जाए। माननीय मंत्री नगर विकास। इसमें स्पष्ट मैंने उत्तर में लिख दिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ही रेंट फिक्सेशन किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने उनको भी नगर आयुक्त को भी और जिला अधिकारी पूर्णिया को भी पत्र निर्गत किया है कि वो इसके रेंट फिक्सेशन का काम करेंगे। तो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है, उनको लिखा गया है, एसडीओ करते हैं। उसमें पूरक सवाल ये है सर कि डीएम साहब से भी मिला गया, उनसे भी मिले हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हाँ उसको हम लोग कार्रवाई में दिए हैं, करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी कब तक में करेंगे? लोग परेशान है, वहाँ रेंट फिक्स हो जाएगा तो सब लोगों का काम बढ़िया से होगा बैंक से या। अध्यक्ष महोदय, रेंट फिक्सेशन का काम नगर विकास या नगर निगम नहीं करता है, ये अनुमंडल पदाधिकारी को ही इसके लिए अधिकृत किया गया, तो उसी के स्तर पर होगा और विभाग ने भी इस संबंध के जो आए हैं प्रश्न उस पर जिला को भेजा गया। ठीक, डॉक्टर रामानुज प्रसाद पूरक पूछिए। रामानुज जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है कि साधारण तरीके से करा लिया जाता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, पूछता हूं कि माननीय मंत्री जी असाधारण खराबी के लिए आपने कौन सा मेजर एडॉप्ट किया है? चापाकल जो हमने सवाल उठाए हैं, आपके विभाग के अभियंताओं को जब मैं फोन करता हूं तो उनके द्वारा होता है, देखते हैं सर, 2 दिन के बाद मिस्त्री आया कि नहीं आया कह दिया जाता है पाइप फूटा हुआ है, तो पाइप फूटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि मंत्री जी का भाषण उस समय से हम लोग सुन रहे हैं, ज्यादातर इसी पर और भाषण देकर निकल जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने दिया है अपने जवाब में कि साधारण तरीके से करा दिया जाता है, और साधारण खराबी के लिए आप कौन सा मेजर एडॉप्ट करते हैं, कौन सा तरीका एडॉप्ट करते हैं? हो गया। पाइप कब बदला जाएगा? माननीय मंत्री।
मैं माननीय सदस्य का विस्तार से जवाब दिया। इन्होंने चापाकल का आंकड़ा मांगा, जिला का और विधानसभा का आंकड़ा माना, दोनों आंकड़ा मैंने नहीं दिया। और सभी चापाकल हमारे अभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा साधारण मरम्मती की जहां बात करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि कभी वाशर गिर जाता है, छोटा सा काम है, सूचना जाती है तो उसे वाशर लगा दिया जाता है। छोटे छोटे गड़बड़ी के वजह से भी चापाकल बंद रहता है। आपके जानकारी में मैं पूरे सदन को कहना चाहता हूं, अगर आपके जानकारी में कहीं भी चापाकल पीएचडी विभाग का खराब है, आप हमें इंफॉर्मेशन दें, 1 हफ्ते के अंदर सारा चापाकल को सही कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हमने कई टोल फ्री नंबर जारी किया है, आप टोल फ्री नंबर पर भी अगर सूचना देंगे तो चापाकल का काम 1 हफ्ते में दुरुस्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, मैं अभी यही बता देता हूं आपको। आप अपने अभियंता से, ये कार्यपालक अभियंता से, सहायक अभियंता से, कन्या अभियंता से पूछिए। मैं वार्ड नंबर और चापाकल का स्थान के साथ बताता हूं कि साहब ये दिगवाड़ा प्रखंड के पुरैया पंचायत के वार्ड नंबर 9 के वो पांडे टोला का चापाकल खराब है। और आपका अभियंता मुझको 6 महीना से, बल्कि हमने डीएम कंसर्न को कहा। अध्यक्ष महोदय, अगर ये सवाल में, अध्यक्ष महोदय लिख के दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट, अगर ये सवाल में जगह लिख के देते तो मैं दुरुस्त करके आपको आज सूचना देता। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आज आप बताइए कहां कहां खराब है, अगले सप्ताह आपको सब सही मिलेगा। आपको मैं आपको देता हूं, लेकिन ये जो है दूसरी बात ये है, सोशल ऑडिट का आपका जो तरीका है, सोशल ऑडिट की बात आपने करी है कि सोशल ऑडिट का आपका पारदर्शी नहीं है, यूं ही अभियंता डालता है। जवाब उन्होंने पूरे बिहार के लिए दिया है। अध्यक्ष माननीय मंत्री ने पूरे बिहार के लिए कहा है, जहां भी चापाकल खराब है उनको सूचना करिए, वो ठीक किया जाएगा। दामोदर जी पूरक पूछिए, पूरक की आवश्यकता नहीं। दामोदर जी पूरक पूछिए, बैठ जाइए। महोदय, इन्होंने माननीय मंत्री ने उत्तर सकारात्मक दिया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने कार्रवाई कर दी है। ठीक है। श्री राजवंशी महतो पूरक पूछिए। राजवंशी जी पूरक पूछिए, आप प्लीज। कि 10 में ही बेगूसराय जिला सबसे बड़ा जिला है लखीसराय से, और गव्य विकास निगम का कार्यालय बेगूसराय से उठा करके लखीसराय ले गया। और बेगूसराय में जबकि किसानों का संख्या सबसे ज्यादा है और दूध भी उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला जिला है। प्रश्न पूछिए पूरक। सर, हम चाहते हैं कि बेगूसराय से क्यों उसको लखीसराय किया गया और बेगूसराय इसको रखा जाए। माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन महोदय, हमने जवाब में लिखा है कि गव्य विकास निदेशालय बिहार पटना द्वारा बिहार के 8 जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय स्थापित करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसमें बेगूसराय जिला भी सम्मिलित है। मैंने जवाब में लिखा है महोदय। माननीय मंत्री जी, बेगूसराय में 10 में ही उठा करके लखीसराय ले गया। बेगूसराय में फिर होगा माननीय मंत्री सर पहले से था, इसको हटाने का क्या उचित था? अब तो हो हम इस सवाल को पूछना बना ही देंगे ना, वो कह रहे हैं। बधाई क्या हम देंगे सर? कौन आदमी ले गए उठा करके बेगूसराय से, जबकि दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा बेगूसराय जिला में होता है। बेगूसराय को बधाई इसके लिए कि दूध का उत्पादन ज्यादा करता है, बढ़िया है। श्री गोपाल रविदास महोदय, कहा गया कि अनुशंसा में ये मामला नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के सामने जब प्रश्न कर रहे हैं तो सरकार गोल मटोल क्यों जवाब दे रही है? सीधा स्पष्ट रूप से कहे कि नाला निर्माण और सड़क निर्माण कराना चाहती है, साफ देना चाहिए। मेरा कहना है कि कब तक कराएंगे माननीय मंत्री नगर विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को तो धन्यवाद देना चाहिए कि विधायकों के अनुशंसा पर सीधे मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना लिया गया है और उसमें उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी योजनाओं का चयन करके उसकी अनुशंसा कर सकते हैं। माननीय विधायक जी ने जिस प्रश्न की योजना, वो बिहार सरकार ने ही उस योजना को लाया है और करीब 2.5 करोड़ की राशि आपको फुलवारी नगर परिषद को दी गई। तो इसका मतलब है कि आप 7.5 करोड़ तक की योजना को लेने का अधिकार आपको है। उस योजना के अंतर्गत आप उसको ले सकते हैं। मैंने तो यही आपको
उत्तर में दिया है, कहाँ कोई अलग भ्रमित किया है? महोदय, मैं नीतिगत बात नहीं कर रहा कि जो पार्टिकुलर कहा गया कि पथ निर्माण का नाला के बारे में बताइए, क्या स्पष्ट कराना चाहेंगे या नहीं? नीति क्या है? वो तो बड़ा बड़ा नीति है। हमको कितना पैसा दे रहे हैं? क्या पूरे नगर परिषद के सब बटोरने के लिए दिए हुए हैं? हमको पार्टिकुलर बताइए ना कि नाला के निर्माण होगा या नहीं है, पथ में ये बताइए। बोलिए। मैंने अध्यक्ष महोदय, पैसा में नहीं होने जा रहा है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत राशि दी गई है, उस राशि से उसको करा सकते हैं, मैंने इसका जिक्र किया है। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है महोदय कि वैसे टोले जो फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद के अंदर में, वैसे टोले जो वार्ड है जहां पर जल निकासी नहीं हो पा रहे हैं या पथ नहीं है, क्या ऐसे जगह पर बनाना चाहेंगे? कब तक करेंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है, अपना प्रश्न पढ़िए और आप मंत्री जी को कह रहे हैं, जवाब उल्टा दे रहे हैं। आप क्या लिखा? यदि हाँ, सुन लीजिए, सुनिए पहले पूरी बात। यदि हाँ, तो सरकार मुख्यमंत्री समग्र शहरी योजना के तहत विनायक नगर में भूगर्भ नाला सहित मुख्य सड़क से महालक्ष्मी निवास तक पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है। आपका प्रश्न यह है। और माननीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत रिकमेंड करने का अधिकार माननीय विधायक को है। आपने किया ही नहीं और आप उल्टे बात कर रहे हैं उनको। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ललन कुमार, बैठिए, बैठ जाइए। आपका जुड़ा हुआ नहीं फुलवारी, बैठिए। फुलवारी का विषय आपका विषय नहीं है, आपका विषय नहीं। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न था कि 3 एजेंसियों को दिया गया था साफ सफाई का काम करने का, और उसमें इकरारनामा में ये शर्त था कि उनको जो सफाई कर्मी लगे उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले करके उनको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन उत्तर मंत्री ने दिया है, माननीय मंत्री ने, कि बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति अटेंडेंस लेना संभव नहीं तकनीकी कारण से, जबकि सबसे सरल और आसान है, पारदर्शिता है। पूरक पूछिए। तो पूरक मेरा ये है, जब इकरारनामा था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर ही पेमेंट होगा, तो बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर इतना ठेकेदार पर मेहरबानी करने की विभाग को क्या जरूरत पड़ी? इसका माननीय सदस्य ने पूरा उत्तर अगर पढ़ा होता तो ये विषय उन्होंने नहीं उठाया होता। पूरे उत्तर में बहुत स्पष्ट है कि प्रथम माह में ही, चूंकि जब सिस्टम बैठ रहा था तो प्रथम माह में ही, और उसमें जितने भी एजेंसी के कर्मी थे सबका जियो टैगिंग फोटो लगाया गया, और जियो टैगिंग के फोटो के साथ पहले माह में जब काम शुरू हुआ तभी ये अलाउ हुआ उनको, और दूसरे माह से एजेंसी ने बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया, और अगले माह से जो भी है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से ही होगा। और सरकार ने अपने इकरारनामा में ही बायोमेट्रिक का जिक्र किया है, तो फिर सरकार उससे कहां पीछे हट रही है? ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब क्या नहीं बता रहे अध्यक्ष महोदय, बताइए, नहीं पूछिए। पूछ रहे हैं ये कि सब जगह ये समस्या सब जगह है। हम तिरपैती नगर पंचायत, अन्य जगह नगर पंचायत में ये बायोमेट्रिक नहीं रहने से गंदगी पड़े, एजेंसी काम ही नहीं करवाती है। आपने जहां का पूछा वहीं का, हाँ वही का हम ये वो भी पूछ रहे हैं कि अगर इसको जो है जल्दीबाजी नहीं किया जाए, बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू कराया जाए, उसमें पारदर्शिता रहेगी, सफाई होगा। जी, श्री राकेश कुमार रोशन, श्री राकेश कुमार रोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो जवाब दिया गया है उसके अनुसार स्क्रिम्पल पाइप योजना की अनुदान राशि वितरण का नियम क्या है, और क्या किसानों के इसकी समुचित जानकारी दी जाती है? दूसरा मेरा प्रश्न ये है महोदय कि जो इन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच करा करके कार्रवाई करेंगे, तो क्या जांच पदाधिकारी जांच में जाने से पूर्व इसकी सूचना हमें देंगे, जिससे कि हम किसानों को वहां इकट्ठा करके अपनी बात को रखने के लिए वहां बुलाएं? और तीसरी बात मेरा ये है महोदय कि सरकार जो है ये कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे जांच के बाद, तो क्या की गई कार्रवाई से हमें भी अवगत कराने का माननीय मंत्री जी कष्ट करेंगे? माननीय मंत्री कृषि विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा स्पष्टता से माननीय सदस्य को बताया है कि 19/11 को पत्र के द्वारा जांच का आदेश उद्यान निदेशालय से दे दिया गया है। अगले 30 दिनों में जांच भी हो जाएगी, कार्रवाई भी हो जाएगा। माननीय सदस्य की इच्छा है कि उनको सूचना रहे तो उनको भी सूचना कर दिया जाएगा। वो जो किसान वहां हैं उन किसानों को आप आमंत्रित कर लीजिएगा, वो उपस्थित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कार्रवाई होगी उसकी भी पूरी लिखित कार्रवाई आपको प्रेषित कर दी जाएगी। श्री विजय कुमार, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट तीनों प्रश्न हो गए।
आपने मैंने बात नहीं एक कहा। ही बार कह दिया, इसलिए ना अलग अलग अरे तो आप क्यों कहा भाई? मैंने आप ही ने कहा। एक बात सिर्फ हमने मंत्री जी से जो पूछा था उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि स्प्रिंकल पाइप योजना जो लगाई जा रही है उसका नियम क्या है और क्या इसकी जानकारी ये किसानों को दे रहे हैं। मैं ये सवाल किया था, इसकी कोई तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। कहाँ कब पूछा आपने? नहीं, ये माननीय सदस्य ने पूरी योजना की जानकारी नहीं मांगी है। जो पूछा वो तो जवाब मिला। मांगी होती तो मैं लेके आता। फिर भी माननीय सदस्य हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, माननीय अपने प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उनको इस योजना की पूरी पुस्तिका मैं कल उपलब्ध करा दूं। ठीक। श्री विजय कुमार पूछता हूँ, पूरे पूछे विजय जी, उत्तर संकलन माननीय में। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछता हूँ, नल जल योजना में जिन घरों और टोलों तक पानी नहीं पहुंच रहा है या वैसे टोले और गांव जहां नल जल अभी तक लगा ही नहीं है, वहां कब तक इस योजना से हर घर जल पहुंचाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य का सवाल था कि 3 HP का मोटर, जहां जरूरत 3 HP का है वहां 3 HP ही लगाया जाता है। जो आपके यहाँ टोले छूटे हुए हैं, आधी आबादी छूटी हुई पंचायत की, तो उसका प्राकलन तैयार कर लिया गया है। अगले महीने निविदा हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। महोदय, जल ही जीवन है। मेरा सवाल है कि जिन घरों और टोलों तक विशेषकर दलित टोलों तथा जल नल पानी नहीं है, उनको सरकार प्यास से मारेगी या पहले की तरह चापाकल आवंटित करने की नीति लागू करेगी? ये कौन सा बात? अध्यक्ष महोदय, जब नल का जल पहुंच जाएगा कि चापाकल की आवश्यकता नहीं होगी। अगर नल का जल नहीं पहुंचेगा तो हम चापाकल भी लगाएंगे आपके यहाँ। श्री आनंद शंकर सिंह, पूरक पूछे आनंद जी। माननीय मंत्री कृषि विभाग, जवाब पढ़ दीजिए इनका। खंड 1 अस्वीकारात्मक है और वस्तु स्थिति यह है कि कृषि रोड मैप के अधीन राज्य सरकार के द्वारा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2006 से पहले राज्य में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा में परिवर्तित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं वर्ष 2016 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इस तरह राज्य में वर्तमान में 3 कृषि संबद्ध विषय के विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। वर्ष 2006 के पहले राज्य में कृषि एवं संबद्ध विषयों के मात्र 8 महाविद्यालय थे, जो वर्तमान में बढ़कर 20 महाविद्यालय हो गए। वर्ष 2006 से पहले राज्य में कृषि एवं संबद्ध विषयों के निम्न 8 महाविद्यालय स्थापित थे: बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर, तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर, मत्स्यिकी महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय पूसा समस्तीपुर, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय पूसा समस्तीपुर, आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पूसा समस्तीपुर, पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, संजय गांधी जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पटना। वर्ष 2006 के बाद राज्य में 12 नए कृषि संबद्ध विषयों के आवश्यकता अनुसार निम्न महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं: उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया, डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज, वानिकी महाविद्यालय मुंगेर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना, मत्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय किशनगंज, वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय मोतिहारी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र सिरिस औरंगाबाद तथा नजदीकी जिला गया में कृषि विज्ञान केंद्र आमस संचालित है, जिसके माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण तथा नई तकनीक से किसानों को अवगत कराया जाता है। भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा किसानों के लाभार्थ SC, SP, NICRA, ARYA तथा CRA जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के माध्यम से भी कृषि शिक्षा की पढ़ाई तथा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु कृषि विज्ञान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः उपरोक्त वस्तु स्थिति से स्पष्ट है कि किसानों को उन्नत एवं वैज्ञानिक विधि से खेती करने की जानकारी प्रदान की जाती है। सरकार स्तर पर औरंगाबाद जिला में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव वर्तमान में संप्रति विचाराधीन नहीं है। महोदय, मैंने पढ़ाई की बात की, प्रशिक्षण एक अलग व्यवस्था है।
मैंने पढ़ाई की बात की और औरंगाबाद को ही क्यों छोड़ दिया गया? मैक्सिमम मैं देख रहा हूं कि उत्तर बिहार में है, दक्षिण बिहार पूरा नील है, विश्वविद्यालय कोई है ही कहा नहीं। जवाब उन्होंने? तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना या महाविद्यालय की स्थापना औरंगाबाद में कराने का विचार रखती है सरकार? ये मैं पूछ रहा हूं। औरंगाबाद में है ही नहीं, प्रशिक्षण की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, कृषि विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई होती है तो प्रशिक्षण भी होता है। खेती एक ऐसा विषय है कि केवल किताब की पढ़ाई से काम नहीं होता, खेत में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा मैंने बताया कि सिरिस औरंगाबाद में ऑलरेडी कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। मैंने पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूं, आप पढ़ाई के बाद में प्रशिक्षण करिएगा। मैं जो विषय बोल रहा हूं, माननीय सदस्य थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत विद्वान है और क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। पढ़ाई जब कृषि की होती है तो प्रशिक्षण भी जरूरी होता है और वहां प्रशिक्षण हो रहा है। और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि पूरे राज्य में अभी 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 20 महाविद्यालय हैं और अभी तुरंत संप्रति मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब अभी, भविष्य में हो सकता है, संप्रति अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। भविष्य विश्वविद्यालय ना सही, महाविद्यालय की तो स्थापना की जा सकती है, महाविद्यालय की तो स्थापना कराएं कम से कम। मेरी बात तो सुन लीजिए। संप्रति मैंने कहा है, भविष्य सदैव उज्जवल रहता है, भविष्य अच्छा होगा ऐसा मान लीजिए आप। श्री मोहम्मद इहार अस्फी साहब पूरक पूछिए। महोदय, उत्तर प्राप्त तो है लेकिन संतोषजनक नहीं है। पूरक पूछिए। महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोचाधमन प्रखंड के बलिया पंचायत में वार्ड नंबर 5 शीतल नगर में बताया जा रहा है माननीय मंत्री द्वारा कि 35 टूटी लगा हुआ है, लेकिन वहां से शिकायत, अब मैं भी जाकर देखा कि वहां पर 12 या 13 ही टूटी अब तक चलता है। माननीय महोदय, मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हम हर घर तक जल नल पहुंचाएं, लेकिन 35 बोल करके 12 या 13 घर में पहुंच रहा है महोदय। इसलिए उस पर मंत्री जी के पास जो रिपोर्ट जिला से आ रहा है वो बंद कमरे में रिपोर्ट देकर बिहार सरकार के मंत्री को भेजा जा रहा है। आप पूछना क्या चाहते हैं? हम पूछना ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 5 में सिर्फ 13 आदमी को पानी मिल रहा है। मंत्री जी का जवाब आया है कि 35 घर में दिया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं सो बताइए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर घर में हम पानी भेजें, वो हर घर में भेजा जाए। बैठिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल जो था उसका मैंने विस्तार से जवाब दिया है कि 35 घर में अभी तक जलापूर्ति हो रही है। अगर इसमें गड़बड़ी लगती है आपको तो हम इसका जांच करा लेते हैं और जांच करके अगर गलत रिपोर्ट होगा तो कठोर कार्रवाई करेंगे, पहला। दूसरा, आपके यहाँ जो छूटा हुआ एरिया है उसका भी एस्टिमेट बना लिया गया है, 1 महीने के अंदर टेंडर होगा, अगले 2 से 2.5 महीने में उसमें भी काम लग जाएगा महोदय। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री, अरे उनको पूछना, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछा जा रहा हूँ कि ये जो टेंडर होना है महोदय, ये टेंडर कभी ग्लोबल, कभी छोटा छोटा लोगों को दिया जा रहा है, टेंडर वाले को दिया जा रहा है। ये स्पष्ट करें कि ये किसको देगा। हमारा आग्रह है आपके माध्यम से, होगा पहले कि किसको देना है, आपके माध्यम से छोटा छोटा अगर बैठी हो गया ठेकेदार को दिया जाए तो सभी लोगों को काम भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री का ये सपना पूरा होगा। मिथिलेश कुमार, अंतिम प्रश्न। श्री मिथिलेश कुमार। श्री रामविलास कामत, बैठिए, आपका नहीं है महोदय। श्री रामविलास कामत। महोदय, उत्तर प्राप्त है। हमने ऑटो स्टैंड बनाने की मांग सरकार से की है और सरकार के द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि पिपरा नगर पंचायत में ऑटो स्टैंड नहीं है। निर्माण हेतु सामान्य बोर्ड से भी अनुमोदन प्राप्त है और अंचलाधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एक बार भेजा भी जा चुका है। हमारा
मांग है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध होने एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में महोदय, यह जो पिपरा नगर पंचायत है नया बना है और एनएच के चौराहे पर स्थित है। वहां 2 एनएच गुजरती है और ऑटो स्टैंड के अभाव में लोकल जो सवारी गाड़ी होती है रोड को जाम किए रहता है। पूछिए क्या चाहते हैं? तो हमारा पूछना है कि कब तक इनको जो है सो ऑटो स्टैंड बना देंगे, जब स्वीकार किए हैं कि ऑटो स्टैंड नहीं है और वहां से बोर्ड से भी पारित है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके प्राक्कलन बनाकर इसकी योजना को कार्यान्वित करने का काम करेंगे। महोदय, अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है और अगर नहीं आया है तो हम दूसरा बार भी भेजवा देंगे तुरंत। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि राशि की उपलब्धता पर, तो हम चाहते हैं कि समय सीमा बता दे, हम वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनेगा ना, बिना पैसा का बन सकता है महोदय। तब तो राशि के उपलब्ध करा देंगे तो बनेगा। और इसका समय निर्धारित करवा दिया जाए महोदय, बहुत आवश्यक है। एनएच का चौराहा है, हमेशा जाम रहता है। माननीय मंत्री, वर्ष में हम इस योजना को लेने का काम करेंगे। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। 12 बजे अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर भाई बोलने दिए ना, प्रश्नोत्तर बोलने तो दिए ना। अरे सदन के कस्टोडियन हैं और आप ही के निर्देशानुसार माननीय सदस्यों का सीटिंग अरेंजमेंट आसन निर्धारित किया गया है और यह नियम भी है कि सभी सदस्य अपने निर्धारित स्थान पर बैठेंगे। तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या सभी सदस्य अपने अपने निर्धारित सभी को नियमों का पालन करना नहीं बैठे हैं तो महोदय जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार होने सदन पर रख दिए जाएं। महोदय ये व्यवस्था की जाए ना, ये अराजकता का मामला हो जाएगा। व्यवस्था महोदय, मैंने व्यवस्था दिया, निर्धारित व्यवस्था मैंने व्यवस्था का सवाल सभी सदस्यों को अपने आसन पर बैठना चाहिए। हो गया। माननीय सदस्यगण, आज सीएजी के प्रतिवेदन, विभागों के प्रतिवेदन एवं समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने हैं, उन्हें मैं पहले रखता हूं और शेष निर्धारित कार्य इसके बाद लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियतक महालेखा परीक्षक के प्राप्त बिहार सरकार का वर्ष 2016-22 तक लोक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2000 नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा समय में सदन में उपस्थित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का वर्ष 2016-22 तक लोक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को बिहार विधान के सभा के समक्ष रखने जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का वर्ष 2016-22 का लोक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वित्तीय वर्ष क्रमशः 2014, 2015, 2015-16
2016-17 एवं 17-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री सहकारिता विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति सदन पर रखता हूं। बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं लिखी जाएगी न सुनी जाएगी। अपने सामने जाइए। माननीय सभापति पर्यटन उद्योग संबंधी समिति, आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, बाहर करिए, बाहर करिए। आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। चलेगा नियम कानून से ही, और आप नहीं चाहते चले तो अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।